नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं रोजगार सृजन पर पोस्ट बजट वेबिनार का वर्चुअल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। देश भर में 50 गंतव्यों को पर्यटन पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन गंतव्यों में होटलों और इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने पर ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहीं स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि लोगों को और अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश एक ऐसा विषय है जो विकसित भारत के लिए रोड मैप को परिभाषित करता है। तो वहीं आप इस वर्ष के बजट में इसका बड़े पैमाने पर प्रभाव भी देख सकते हैं। इसलिए ये बजट भारत के भविष्य का खाका बनकर उभरा है। निवेश में जितनी प्राथमिकता हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों को दी है, उतनी ही प्राथमिकता हमने लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को भी दी है कि वे हमारी मार्गदर्शन करें। नमस्कार, आप सभी का इस महत्वपूर्ण बजट वेबिनार में स्वागत है, अभिनंदन है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोडमैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। हमने इन्वेस्टमेंट में जितनी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को दी है, उतनी ही प्राथमिकता पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन को भी दी है। आप सब जानते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और टैलेंट नर्चरिंग ये देश की प्रगति के लिए फाउंडेशन स्टोन का काम करती है। इसलिए अब विकास के अगले चरण में हमें इन क्षेत्रों में और ज्यादा निवेश करना है। इसके लिए हम सभी स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा, क्योंकि ये देश की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए आवश्यक है और साथ ही ये हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का भी आधार है। साथियों, इन्वेस्टमेंट इन पीपल का विजन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: एजुकेशन, स्किल और हेल्थ केयर। आज आप देख रहे हैं, भारत का एजुकेशन सिस्टम कई दशक के बाद कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बड़े कदम, आईआईटीज का विस्तार, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एआई के फुल पोटेंशियल का उपयोग, टेक्स्ट बुक का डिजिटाइजेशन, 22 भारतीय भाषाओं में लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध करवाने का काम, ऐसे कितने ही प्रयास मिशन मोड में जारी है। इनके कारण आज भारत का एजुकेशन सिस्टम 21वीं सदी की दुनिया की जरूरतों और पैरामीटर्स को मैच कर रहा है। साथियों, सरकार ने 2014 से अब तक
3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी है। हमने 1000 ITI संस्थानों को अपग्रेड करने और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारी इंडस्ट्री की जरूरतों पूरी कर सके। इसमें हम ग्लोबल एक्सपर्ट से मदद लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे युवा वर्ल्ड लेवल पर compete कर सके। इन सब प्रयासों में हमारी इंडस्ट्री और एकेडेमिया की सबसे बड़ी भूमिका है। इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे की जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करें। युवाओं को तेजी से बदलती दुनिया के साथ चलने का मौका मिले, उनको एक्सपोजर मिले, उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना होगा। हमने युवाओं को नए अवसर और प्रैक्टिकल स्किल्स देने के लिए PM इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है। इस योजना में हर स्केल पर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की भागीदारी हो। हमें ये सुनिश्चित करना ही है। साथियों, हमने इस बजट में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की घोषणा की है। हम अगले 5 सालों में मेडिकल लाइन में 75,000 सीटें जोड़ने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार इन सब क्षेत्रों में हो रहा है। डे केयर, कैंसर सेंटर और डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर को लास्ट माइल तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए आपको उतनी ही तेजी से काम करना है। तभी हम बजट घोषणाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को भी फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ देखा है। आप जानते हैं 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 90 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी के लिए प्लान अर्बनाइजेशन की जरूरत है। इसके लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाने की पहल की है। इससे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। हमारे शहर सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, डिजिटल इंटीग्रेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान के लिए जाने जाएंगे। हमारे प्राइवेट सेक्टर को, खासकर
रियल स्टेट और इंडस्ट्री को प्लान अर्बनाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम तय हो गया है। तो वहीं शीतकालीन यात्रा के दौरान आपको बताते चले, पीएम 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पहले मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा करेंगे, फिर हर्षिल में सार्वजनिक समारोह में भी शामिल होंगे। ये दौरा उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। वहीं पीएम के स्वागत की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, साथ ही ग्रामीण उनके लिए पारंपरिक परिधान भी तैयार कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने पीएम को शीतकालीन यात्रा के दौरान भोटिया और किन्नौरी जनजाति के लोगों के तहत तैयारियां किए जाने के लिए आपको बता दें कि लोगों द्वारा भी पीएम को भेंट किए जाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। हाँ, इसके बारे में ऐसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में पधार रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और इसी से प्रेरणा लेकर मैंने सोचा कि मैं एक उद्यमी के नाते से एक अपने हाथ से बना हुआ एक ऐसी आइटम मिर्जाई और टोपी उन्हें भेंट करूं। इस संबंध में मैंने हमारे माननीय विधायक सुरेश चौहान जी से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, इसको आप बनाइए, हो सके तो एक हमारे लिए भी बनाइए। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बनाता हूँ ज़रूर। और मैं अपने प्रयास से एक यहाँ की पहाड़ी शैली के अंतर्गत एक मिर्जाई और टोपी माननीय प्रधानमंत्री जी को बना रहा हूँ। और मुझे आशा है कि वो अवश्य इस छोटे से उद्यमी का अपना प्रयास को स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने रबी फसलों के प्रति एकड़ औसतन उत्पादन की सीमा में बढ़ोतरी की है। वहीं किसानों को प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार होने से फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ जौ की फसल उत्पादन सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 16 क्विंटल प्रति एकड़, वहीं चने का औसतन उत्पादन सीमा 5 क्विंटल से बढ़ाकर 6 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है। वहीं सूरजमुखी का उत्पादन, आपको बता दें कि सूरजमुखी का उत्पादन सीमा 8 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल प्रति एकड़ और गर्मी में पैदा होने वाली मूंग की फसल का औसतन उत्पादन सीमा बढ़ाते हुए 3 क्विंटल से 4 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है। साथ ही मसूर का औसतन उत्पाद जो अभी तक फिक्स नहीं था, उसको प्रति एकड़ 4 क्विंटल तय किया गया है। किसानों पर मेहरबान सैनी सरकार रबी फसलों के उत्पादन की सीमा में बढ़ोतरी कर रही है। तो वहीं दिल्ली सरकार 24 मार्च से 26 मार्च के बीच बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार कई बड़े ऐलान कर रही हैं। बता दें कि रेखा गुप्ता ने बजट में किन मुद्दों को अहमियत दी जाएगी, साथ ही बताया है कि बजट बनाने से पहले वह झुग्गी में रहने वाले परिवारों, युवाओं और प्रोफेशनल से बात करेंगी। साथ ही महिला समृद्धि योजना को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर आपको जवाब देते हुए कहा, किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। 4 दिन रह गए और 3 दिन रह गए, एजेंडा हमारा चलेगा, उनका नहीं चलेगा। विकसित दिल्ली बजट के लिए दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों के साथ में विचार विमर्श था। दिल्ली की सरकार से उनकी अपेक्षाएं, उनके सुझाव, इस विषय पे बहुत ही सार्थक चर्चा आज यहाँ पर हुई और मुझे खुशी है कि दिल्ली भर से बहनें आई,
उसमें स्वयं सहायता समूह की बहनें भी थी, अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई बहनें भी थी, और हर विषय पे, चाहे वो सुरक्षा हो, आर्थिक अवसर हो, स्वास्थ्य की देखभाल हो, शिक्षा हो, दिल्ली की एक्चुअल में क्या जरूरत है, इस पे जो उन्होंने सुझाव दिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली की बहनों को एक महिला मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं हैं, आज उन्होंने उस पर खुल के बोला। और जो जो क्षेत्र उनको लगता है कि दिल्ली सरकार को वहां काम करना चाहिए, जो अभी तक अछूते थे, अनदेखे थे, मैं दिल्ली को ये विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री बहन जरूर उन सब पे विचार करते हुए दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में उसको लेके आएंगी और दिल्ली की बहनों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सरकार किन किन मुद्दों पर को प्राथमिकता देगी और साथ ही किस पर अधिक फोकस रखने वाली है इस बजट में? देखिए, बिल्कुल पूजा बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में भाजपा शासित रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जिस तरीके से बजट की बात कही है, 24 से 26 तारीख तक के बीच में बजट पेश किया जा सकता है, जो कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पहला बजट होने वाला है। और इस बजट का नाम विकसित दिल्ली बजट दिया गया है और उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया और मेल भी जारी किया गया, जिसमें सभी लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं और उसी सुझाव के आधार पर जो बजट है उस पर रणनीति बनाई जाएगी। और इसी के तहत जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो तमाम लोगों से मिल करके उनसे राय मशवरा कर रही है, उनकी सुझाव मांग रही है। और इसी में आज महिलाओं के एक गुट से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुलाकात की, उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उसी आधार पर अब आगे आने वाले दिनों में अलग अलग जो ग्रुप है, अलग अलग जो संगठन है, जो लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरीके की जो बजट पर प्राथमिकता देनी चाहिए। उसी के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि 24 से 26 तारीख के बीच में जब बजट पेश होगा तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन मुद्दों को प्राथमिकता देगी। जी पूजा। जी जी अजीत, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी अजीत, मेरा दूसरा सवाल ये है, महिला समृद्धि योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, इस पर सरकार की क्या स्पष्ट नीति होने वाली है? देखिए, बिल्कुल पूजा बताना चाहूंगा, जिस तरीके से चुनाव से पहले भाजपा ने महिला सम्मान योजना को लेकर के 2500 रुपए की घोषणा की और सरकार बनने के बाद से ही जो विपक्ष में आम आदमी पार्टी आई और विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को हवा दी है, आक्रामक तेवर दिखाए हैं। और इसमें विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आतिशी जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। और हालांकि अब ये माना जा रहा है कि जो आगामी 8 मार्च है महिला दिवस पर जो भाजपा सरकार इसको एक नई जो योजना है, इसको एक नई सिरे से शुरू करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। हालांकि देखना होगा जब 8 मार्च को इस पर क्या जो कार्य प्रणाली बनती है वो 8 मार्च को ही पता लेगा, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि इस योजना को 8 मार्च से लागू करने की तैयारी की जा रही है। जी पूजा, क्या बजट में नए कर लगाने या किसी कर में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है? बिल्कुल पूजा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो नया बजट आने वाला है और ये बजट कैसा होता है दिल्लीवासियों के लिए, किस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भाजपा सरकार 27 सालों बाद दिल्ली में आई है और अब ये उनके लिए पहला बजट है। और वो भी निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो बजट में ऐसी चीजों को प्राथमिकता देने की जो कोशिश है वो करने वाली है जिससे दिल्ली की जनता को ज्यादा से ज्यादा लुभाया जा सके और निश्चित तौर पर ताकि दिल्ली की जनता का विश्वास जो है वो जीता जा सके। और कहीं ना कहीं वो देखने वाली बात होगी कि इस बजट में दिल्ली वासियों को क्या कुछ नया मिलता है या दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं कोई नई आफत बनकर के आती है। जी पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो
तो वहीं दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली की आगामी बजट जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि ये बजट जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक बने। यह एक विकसित दिल्ली का सपना देखने वाली जनता का बजट होगा। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि विकसित भारत की विकसित राजधानी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए ये बजट तैयार किया जा रहा है। हम इस दिशा में अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं वहीं ताकि दिल्ली को एक सशक्त और समृद्ध राज्य के रूप में विकसित किया जा सके। हम चाहते हैं जनता का बजट बने, जनता की एस्पिरेशंस का बजट बने। जनता कहाँ चाहती है कि हम इसको करें, उसके लिए प्रयास चल रहा है। ये जनता का विकसित दिल्ली का बजट, यानी विकसित दिल्ली का सपना देखने वाली जनता का बजट, उस जनता का बजट जो नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम ताल मिलाते हुए, जिसने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 सीट हमें दी, जिसने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके चेहरे पर, उनके काम पर हमें 48 सीट दी है, उनके विकसित भारत की विकसित राजधानी कैसी होनी चाहिए, उसका बजट बनने के लिए ये प्रयास शुरू हुए। तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन पर उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ बजट सत्र के लिए नहीं बल्कि स्थायी रूप से निलंबित किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने यह बयान तब दिया जब अबू आजमी की टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया था। ठाकरे का मानना है कि ऐसी स्थिति में विधायक को स्थायी निलंबन मिलना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनका चुन कर लाए। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने दी तीखी प्रतिक्रिया। अबू आजमी के निलंबन को लेकर उन्होंने यह तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें स्थायी रूप से निलंबित कर देना चाहिए ताकि ऐसे बयानबाजियों को रोका जा सके भविष्य में। आपको बता दें, स्थायी निलंबन होना चाहिए, ऐसा ठाकरे ने कहा। विधानसभा में अबू आजमी का निलंबन को लेकर उन्होंने ये बात कही। स्थायी निलंबन को लेकर ये बात कही गई, जहां उद्धव ठाकरे ने दी अपनी प्रतिक्रिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अबू आजमी को स्थायी रूप से निलंबन होना चाहिए। विधानसभा में अबू आजमी का निलंबन, जिस पर उद्धव ठाकरे ने अपनी टिप्पणी की है, प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी। अपने संकल्प पत्रों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को दिए गए वादों को पूरा करने का कदम दम भर रही हैं। तो वहीं दिल्ली के आगामी बजट को लेकर रायशुमारी की जा रही है। उनका कहना है कि हम अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया है वो पूरा होगा। चुनावों से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई घोषणाएं की थी, जिनमें गरीबों, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, युवाओं आदि के लिए विशेष योजनाएं शामिल थी और इन योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने के लिए बजट में बदलाव और नए नए दिशा निर्देशों की जरूरत होगी। ऐसे में विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद दिल्ली सरकार हरकत में दिख रही है और खजाना भरा रखने के लिए सभी विभागों ने बजटीय तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र सिंह इंद्राज ने अपने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली और इसमें कई मुद्दों पर मंथन किया गया। इस दौरान मंत्रियों ने न सिर्फ अपने विभागों की चल रही योजनाओं पर चर्चा की, उनकी समीक्षा की, बल्कि लंबित योजनाओं और भविष्य में लागू होने वाली योजनाओं के बारे में भी गहन विचार विमर्श किया। इसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो इन बीजेपी के संकल्प पत्र के साथ बजट का तालमेल बिठाएं। सरकार हर सूरत में वादों को पूरा करती नजर आनी चाहिए। इसके अलावा विकास कार्यों और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में नई योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की भी व्यवस्था करने पर चर्चा हुई।
मंत्रियों की इन बैठकों में ये साफ हो गया है कि आगामी बजट में दिल्ली की विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए विशेष प्रावधान होंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र के प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए बजट में पर्याप्त फंड आवंटित करने की योजना है। एक्शन मोड में आई दिल्ली सरकार, ताबड़तोड़ बैठकों से दिल्ली लेगी आकार, संकल्प पत्र को सार्थक करने पर चर्चा, अधिकारियों को निर्देश, फंड आवंटन की भी योजना। दरअसल चुनावों से पहले भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कई घोषणाएं की थी और मंत्रियों ने इन मुद्दों को गंभीरता से विचार विमर्श किया है। इसीलिए दिल्ली में अब रेखा सरकार संकल्प पूरा करने की दरकार। बैठकों में चल रहा मंथन लगातार, जनता से पूछ रही रेखा सरकार, क्योंकि जनता कराएगी बजट तैयार। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के दिन बहुरने का दावा कर रही हैं। चाहे बजट जनता की राय पर आधारित बनाने का फैसला हो, विभिन्न वर्गों के संगठनों से, उनके प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात हो, इसलिए खासतौर पर व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया है। उनसे रायशुमारी भी हो रही है। बहरहाल चुनौतियां तो अपार हैं, जिनसे पार पाने का नायाब तरीका धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश रेखा सरकार कर रही है। दिलवालों की दिल्ली की किस्मत चमकाने की कोशिश पूरी हो रही है। ये कोशिशें कितनी जल्द परवान चढ़ेंगी और धरातल पर दिखेंगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।